एक घंटे की क्लास है। 3 से के 2। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी निम्रा जॉन, आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी? प्लीज़ कम ऑनलाइन एवरीवन। सबको आवाज़ आ रही है बेटा? हाँ जी, सब लोग ऑनलाइन आ जाएं ताकि हम लोग स्टार्ट करें। हाँ जी, वेयर इज जेनिफर? जेनिफर मुझे एक टॉपिक्स की लिस्ट बेटा, गुड आफ्टरनून, मुझे एक टॉपिक्स की एक लिस्ट आप सेंड कर दें जो रिवीजन आप रिवाइज करने हैं। वंस यू विल कम इन कैंपस आफ्टर ऑनलाइन क्लासेस, तो हम इसको जो है वो टेस्ट सेशन आपका स्टार्ट कर देंगे। अभी आप मुझे ना व्हाट्सएप के जो ग्रुप है ना उसमें अपनी रिवीजन के टॉपिक्स की एक लिस्ट सेंड कर दें पूरी क्लास से कोलैबोरेट करके कि आप जो जो टॉपिक रिवाइज करना चाहते हैं इसके मैं आपको रिवाइज करा दूंगी, ठीक है? जिस चीज़ की जो जो कन्फ्यूजन है। तो अभी सबसे कहें कि वो ऑनलाइन आ जाए ताकि हम स्टार्ट करें। जेनिफर आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? ओके दैट्स फाइन। सेंड मी अ लिस्ट ऑफ टॉपिक, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके, और अभी के लिए आज का कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं? आप लोग अपनी पसंद का मुझे बता दें, हरी अप जल्दी से। मिस्टर तलहा। हाँ जी तलहा एंड जेनिफर, मैंने आपसे कहा है कि मुझे टॉपिक्स की बेटा एक लिस्ट सेंड कर दें ताकि जो रिवीजन करने वाले टॉपिक्स हैं हम उनके ऊपर डिस्कशन कर लें, ठीक है? तो आज आप मुझे सारी की सारी लिस्ट बना के भेज दें, जो जिसमें भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है पूरी क्लास के साथ आप जो है वो कोलैबोरेट करें और मुझे बताएं फिर। ठीक है तलहा, आर यू लिसनिंग मी? माई वॉइस इज ऑडिबल और नॉट? मुझे अभी तक जो है वो आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला, लिहाजा मैं खुद से ही जो है वो आप लोगों को फ्राइड की थ्योरी जो है वो रिवाइज कराना चाह रही हूँ।
चले हम स्टार्ट करते हैं जी। साइको एनालिटिकल थ्योरी बाय सिगमाइड फ्रॉइड। सिगमाइड फ्रॉइड की आप लोगों को इंट्रोडक्शन पहले भी काफी डिटेल में मैंने बताई थी, वही 1856 से लेके, ठीक है, ये चलता है 1881 तक, ठीक है। He graduated from Medical Faculty University of Vienna. 1896 में Sigmund Freud was officially recognized, and in 1900 he released International Interpretation of Dreams. ठीक है। तो बेसिकली जो इसकी थेरी है वो किस चीज पे बेस करती है, वो बेस करती है आपकी साइको एनालिटिकल थेरी, साइको एनालिसिस करती है। इन सितंबर 23 1939 फ्रॉइड पास्ड इन ए हेम्पस्टेड हाउस, ठीक है। तो इसकी जो डेट ऑफ डेथ है, डेट ऑफ जो ईयर है वो 1993 है। तो ओवरव्यू अगर देखें साइको एनालिसिस का, तो साइको एनालिसिस क्या होता है, बेसिकली अ सेट ऑफ फिलोसफिकल ऑफ द ह्यूमन नेचर, ठीक है। ह्यूमन नेचर की जो फिलोसफी है, ये उसका एक सेट है जो आपकी साइको एनालिटिकल स्टडीज है। साइको एनालिसिस इज बोथ एन अप्रोच टू थेरेपी एंड थेरी ऑफ पर्सनालिटी। मतलब साइको एनालिसिस में आप साइकी की अप्रोच भी करते हैं अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, और उसकी पर्सनालिटी के ऊपर थेरी भी बिल्ड करते हैं, जो थेरी आपको किसने दी, सिगमॉइड ने दी। So it emphasizes on unconscious motivation. The main cause of behavior lies in unconscious mind. तो बेसिकली हम जो भी आपके अनकॉन्शियस में चीजें चल रही होती हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर, उसकी स्टडी की, उस फिलॉसफी की जो स्टडी है उसको हम साइको एनालिटिकल थेरी के अंदर डील करते हैं, जो कि सिग्मॉइड फ्राइड ने बताई है। व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर की अगर बात करें तो नंबर वन डिटर्मिनिस्टिक आ जाता है। लाइफ इज अबाउट गेनिंग प्लेयर एंड अवॉइडिंग पेन, ठीक है। मतलब एवरीवन वांट्स के, मतलब हमारी जिंदगी अच्छे अच्छे से गुजरे, खुशियां हो हमारी लाइफ में, ठीक है, और हम मैक्सिमम पेन को, सॉरोस को क्या करते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक नेचर, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। And number two, human as a energy system. Freud believed that humans are motivated by the unconscious, where the id is found along with the aggression and sex instinct. अब फ्रॉइड क्या कहता है, जैसे हमने लास्ट भी इसको डिस्कस किया था डिटेल के अंदर, कि हमारे अनकॉन्शियस जो पार्ट है, जो सबकॉन्शियस पार्ट है, वो क्या होता है, वो मोटिवेटेड होता है, जो कि नेचुरल होता है, ठीक है। उसमें एग्रेशन भी है, उसमें आपकी जो है वो ओवरऑल जितनी भी नेचुरल किस्म की डिजायर्स है, आपकी फूडिंग है, आपको भूख का लगना है, प्लेयर गेन करना है, ठीक है, जितनी भी मतलब आपकी नेचुरल और सेक्सुअल इंस्टिंक्ट हैं वो कहाँ से आती हैं, आपके सबकॉन्शियस से आती हैं। सो लेवल ऑफ मेंटल लाइफ, थ्री लेवल्स हैं। एवरी इंडिविजुअल हैव देयर own capacity. Number one, unconscious. Number two, pre-conscious. And number three, conscious. If we talk about unconscious, so it contains all the feeling, urges or instinct that are beyond our awareness, but it affects our expression, feeling, action. For example, slip of tongue, डिटेल में बात की थी हमने, ड्रीम्स हैं, हमारी विशेस हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं जो कि हमारी अवेयरनेस से बियॉन्ड आ जाती है। मिसाल के तौर पे हम कब उठ रहे हैं सुबह के टाइम पे, कब हमें नींद आ रही है, कब हमें जाग आ रही है, ठीक है, कब हम लोग जो है वो एक पर्टिकुलर विश की डिजायर कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, दिस इज ऑल अबाउट अकॉर्डिंग टू, यू कैन से के अकॉर्डिंग टू कंडीशनल होती है, एनवायरनमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। और अगर हम प्री कॉन्शियस की बात करें तो फैक्ट स्टोर्ड इन ए पार्ट ऑफ द ब्रेन विच आर नॉट कॉन्शियस बट आर अवेलेबल फॉर द पॉसिबल यूज इन द फ्यूचर, ठीक है। और प्री कॉन्शियस में जितने भी आपके पास स्टोर्ड फैक्ट्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन के अंदर स्टोर्ड होते हैं और आपकी कॉन्शियस पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है, वो अवेलेबल होते हैं इन फ्यूचर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन विल नेवर थिंक ऑफ हर होम एड्रेस at that moment, but when her friend asks for it she can easily recall it, ठीक है। प्री कॉन्शियस में वो चीजें होती हैं जो कि आपकी मेमोरी में स्टोर होती हैं, मतलब शॉर्ट टर्म स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर लेते हैं, जिसमें पर्सन थिंक नहीं करता अपना होम एड्रेस, बट व्हेन हर फ्रेंड आस्क फॉर इट तो सडनली आप रिकॉल करते हो। समटाइम आप किसी ऐसी चीज को, ऐसे पर्सन को आप देखते हो कि वो सामने से गुजर रहा होता है, तो आपको लगता है कि मतलब ये हमने ये चीज पहले भी देखी है, हमने इस पर्सन से पहले भी बात की है। तो इट इज ऑल अबाउट प्री कॉन्शियस। व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्शियस, only level of mental life that are directly available to us, the awareness of our own mental process, thoughts या feelings उसमें आ जाती है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। इसमें थ्री पार्ट्स है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली योर स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें उसने इड, ईगो और सुपर ईगो की बात किया। अब इड क्या होती है, इन्फेंट्स आर बॉर्न विद इड इंटैक्ट, मतलब वो इन्फेंट्स जो होते हैं वो इड के साथ पैदा होते हैं, जो आपकी फर्स्ट वाली
फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट कॉन्शियस पार्ट है। ऑपरेट्स ऑन प्लेयर प्रिंसिपल, टू गेन प्लेयर अवॉइड पेन, ठीक है, मतलब आप प्लेयर गेन करते हो, पेन से अवॉइड करते हो। एंड ड्रिवन बाय सेक्सुअल एंड एग्रेसिव अर्जेस, ठीक है, इसके अंदर आपकी सेक्सुअल और एग्रेसिव अर्जेस भी आ जाती हैं साथ साथ। इफ वी आर टॉक अबाउट ऑन अ सेकंड थिंग ईगो, तो द सेकंड थिंग ईगो में जो आप करते हो वो आ जाता है आपके पास, ईगो में आपके पास आ जाता है रियलिस्टिक एंड लॉजिकल थिंकिंग। सो द बैलेंस बिटवीन इड एंड सुपर ईगो, सुपर ईगो के दरम्यान में सुपर ईगो पार्शली अनकॉन्शियस है, ऑपरेट ऑन मॉरल प्रिंसिपल, मॉरल प्रिंसिपल पे वो बात करती है, एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग। पीपल फॉलो देयर सुपर ईगो, दे विल फील प्राउड, बट इफ दे डोंट फॉलो दे विल फील गिल्टी एंड एंग्शियस, वो गिल्टी और एंग्शियस फील करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जांपल्स, अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें, जैसे इड ईगो और सुपर ईगो की है, तो इड क्या है, इड ये है आई वांट टू ईट चॉकलेट, मतलब आप एक काम करना चाहते हो, आप चॉकलेट खाना चाहते हो। ईगो क्या है, ईगो है कि ईट से स्मॉल बार्स ऑफ चॉकलेट, ठीक है। अब ओवरऑल यू हैव अ इड कि आई वांट टू ईट चॉकलेट एंड द ईगो इज स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट। एंड सुपर ईगो क्या है, आई एम ऑन सुपर डाइट, आप सुपर डाइट पे हो इसलिए आप उसको नहीं खा रहे हो, ये आपकी, ये क्या है, ये आपकी सुपर ईगो आ जाती है। When we talk about psychosexual stages, so children progress through six psychosexual stages during psychosexual development. A person becomes fixated or stuck in a stage when a basic need is not met. अब एक पर्सन जो होता है वो बेसिक नीड के ऊपर आपकी स्टक हो जाता है, ठीक है, फिक्सेटेड हो जाता है जब वो कि नेक्स्ट स्टेज को मैट नहीं करता। देयरफॉर दैट पर्सन विल फेस डिफिकल्टी इन ट्रांजिटिंग टू अनदर स्टेज, ठीक है, और वो डिफिकल्टी फील करता है कि वो किसी और स्टेज पे जाकर बात करे। क्यों? क्योंकि उसकी फिक्सेशन हो जाती है, उसकी वो साइकोसेक्सुअल स्टेज जो है वो सक्सेसफुली आगे मीट नहीं कर पाती। अब ये तीन उसने टोटल जो है वो 6 स्टेजेस बताई हैं। सो नंबर वन ओरल है, 0 to 2 ईयर्स तक है, एनल 2 to 3 है, फैलिक 3 to 7 है, लेटेंसी 7 to 11 एंड जेनिटल 11 to एडल्ट है। ओरल स्टेज की बात करें जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम बर्थ टू 18 मंथ। प्लेयर सेंटर्स ऑन द माउथ, सकिंग, बाइटिंग, फिक्सेशन, मतलब सकिंग से होता है, बाइटिंग से होता है, फिक्सेशन से होता है। इफ द child is overstimulated in this stage, as an adult she or may become dependent on cigarette or alcohol, become chatterbox or derive pleasure from acquiring possession, collect things। मतलब अगर बच्चा जो है वो उस स्टेज के ऊपर ओवर हो जाता है, मतलब ओवर फिक्सेशन अगर उसकी हो जाती है, ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है, तो उसकी जो सारी की सारी उस स्टेज के ऊपर जो प्लेयर, सोर्स ऑफ प्लेयर होगा, वो एवरी टाइम या तो वो पान खाएगा बड़ा होके, अल्कोहल पिएगा, सिगरेट स्मोक करेगा, ओवर की बात करें। इफ द चाइल्ड इज अंडर स्टिमुलेटेड इन दिस स्टेज एज एन एडल्ट, शी विल मेक बिटिंगली स्कारिस्टिक रिमार्क्स और बी आर्गुमेंटेटिव, ठीक है। और अगर अंडर स्टिमुलेटेड रहेगा तो वो क्या होगा, आर्गुमेंटेटिव रहेगा, सबमिसिव रहेगा। एनल स्टेज जो होती है वो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 18 मंथ्स टू अंटिल 3 इयर्स ऑफ द एज। सो प्लेयर फोकस ऑन बावल मूवमेंट, विद होल्डिंग, एलिमिनेटिंग फीसिस, फिक्सेशन अगर हो गई है, पेरेंट्स वर ओवर एम्फेसाइजिंग, तो अगर पेरेंट ओवर एम्फेसाइजिंग कर रहे हैं तो उसकी पॉटी ट्रेनिंग जो है वो कह लें आपके कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। द चाइल्ड विल डेवलप ए रिटेंटिव करेक्टर, ही विल बिकम ऑब्स्टिनेट एंड स्टिंगी, ठीक है। मतलब अगर ओवर एम्फेसाइज पे चली गई, इफ पेरेंट्स वर निग्लेक्टिंग अबाउट पॉटी ट्रेनिंग, द चाइल्ड विल डेवलप एक्सपल्सिव ट्रेट्स सच एज बैड टेम्पर, क्रुएलिटी एंड मैसी डिसऑर्डरलीनेस, ठीक है। तो अगर पेरेंट्स इस तरह से करते हैं तो फिर आप कह लें कि निग्लेक्टिंग वे में उसको क्या अगर किया जाता है तो बच्चा जो है वो तशद्दुद पसंद और कह लें कि एग्रेशन आ जाता है उसके अंदर। नेक्स्ट जो स्टेज है 3 to 6 ईयर्स की, वो फैलिक स्टेज है। प्लेयर जोन इज द सेक्स ऑर्गन एंड जेनिटल, प्लेयर जोन आपके जो होते हैं वो सेक्स ऑर्गन एंड जेनिटल है। अगर फिक्सेशन हो जाती है तो वेरी नाइस, नहीं होती तो दो तरह के कॉम्प्लेक्स है, एक ऑडिपस और एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो मेल्स के अंदर होता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो होता है वो फीमेल के अंदर होता है। द बॉय विल हैव द डिजायर टू पोजेस हिज मदर एंड डिस्प्लेस हिज फादर, एंड द गर्ल विल वांट टू पोजेस द फादर एंड रिमूव हर मदर। छोटा बच्चा है वो, अगर मेल है तो वो बाप, अगर उसकी माँ उसके बाप को प्यार कर रही है और वो फीमेल है बेबी, तो वो क्या करेगी, उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होगा, उसको लगेगा कि मेरी माँ को मेरी माँ से जो है वो, मेरे बाप को मेरी माँ जो है उससे मुझसे छीन रही है या दूर कर रही है। तो दिस इज बेसिकली पैलिक स्टेज। इसमें प्लेयरेबल जोन जो होता है वो आपके जेनिटल्स होते हैं, ऑपोजिट ऑर्गन्स होते हैं, ऑपोजिट genders होती हैं। Child whom had been fixated in this stage will develop a phallic character such as reckless, proud and vain, ठीक है। और
चाइल्ड जो कि मतलब फिक्सेटेड हो जाता है, प्राउड एंड वेन फील करता है. So this conflict can cause the child to be afraid of the close relationship and weak sexual identity. और इस लेवल पे चाइल्ड जो है वो क्या फील करता है, अफ्रेड मतलब वो उसको डर लगना शुरू हो जाता है रिलेशनशिप से. ठीक है, वीक रिलेशनशिप्स उसके बनते हैं. ठीक है, अगर उसको इस स्टेज के ऊपर अगर उसकी माँ जो है वो मतलब अगर बच्चा मेल है और उसकी माँ जो है वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करवाना शुरू कर दे, अगर बच्चा फीमेल है तो उसका बाप जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करवाना शुरू कर दे, इस स्टेज को अंडरस्टैंड ना करे. So Freud stated that fixation may be a root of homosexuality. तो फ्राइड ये कहता है कि बेसिकली जो फिक्सेशन है वो रूट है आपकी होमोसेक्सुअलिटी का. लेटेंसी स्टेज की अगर हम बात करें तो 6 years to 11 years ऑफ एज होती है अंटिल प्यूबर्टी. ठीक है, नो फिक्सेशन अगर एज द चाइल्ड एनर्जी आर फोकस्ड ऑन पीयर एक्टिविटीज एंड पर्सनल मिस्ट्री ऑफ लर्निंग एंड फिजिकल स्किल्स. तो 6 to 11 years ऑफ एज तक होती है अंटिल प्यूबर्टी आती है. अगर तो फिक्सेशन नहीं होती तो चाइल्ड की एनर्जी जो होती है वो फोकस्ड होती है आपकी पीयर एक्टिविटीज़ के ऊपर, मतलब आपके जो ग्रुप के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, सराउंडिंग के लोग हैं, पर्सनल मैस्ट्री ऑफ लर्निंग एंड फिजिकल स्किल्स के ऊपर. नेक्स्ट आ जाता है आपकी जेनिटल स्टेज. जेनिटल स्टेज जो होती है वो 12 years से ऑनवर्ड होती है. सेक्सुअल इंटरेस्ट इन ऑपोजिट सेक्स इंक्रीज होता है. द चाइल्ड इम्प्रूव देयर पर्सनल आइडेंटिटीज. तो बच्चा जो है वो इम्प्रूव करता है. डेवलप केयरिंग फीलिंग टूवर्ड्स अदर. ठीक है, एस्टेब्लिश लविंग एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड प्रोग्रेस इन सक्सेसफुल कैरियर. और प्रोग्रेस करता है सक्सेसफुल कैरियर में जेनिटल स्टेज के अंदर. फिक्सेशन अगर देखें तो फ्रिजिडिटी आ जाती है, इम्पोर्टेंस आ जाता है, अनसेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप आ जाते हैं, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं. इसमें फ्रिजिडिटी है, इम्पोर्टेंस है, अनसेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप है. डिफेंस मैकेनिज्म जैसे कि देयर आर बेसिकली अ डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे कि हमने पहले भी रिवाइज किया था, मैं फिर करवा देती हूँ. और यूएचएस में अक्सर इसका क्वेश्चन डिफेंस मैकेनिज्म का लाजमी पूछा जाता है. तो यू शुड कीप इन योर माइंड, you have to concentrate on defense mechanism. Defense mechanism are invented by the ego in an attempt to resolve the conflict between id and superego so that personality can operate in a healthy manner. It deny distort reality while operating in unconscious level. If it is used once a while, the purpose of using it to reduce stress. ठीक है, मतलब इसका पर्पस होता है कि आपने स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, स्ट्रेस को कम करना है. बट इफ इट is used frequently, it means the individuals are trying to avoid and facing reality. कि आप इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, अवॉइड कर रहा होता है रियलिटी को फेस करने से. रिप्रेशन की अगर बात करें तो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस आर स्टोर्ड डीप इन दी सबकॉन्शियस माइंड एंड कांट बी एक्सेस बाय द कॉन्शियस माइंड. सो बेसिक डिफेंस मैकेनिज्म है. एग्जांपल की बात करें, एन एक्सीडेंट विक्टिम नियरली डाइज बट रिमेंबर्स नन ऑफ द डिटेल ऑफ द एक्सीडेंट. ठीक है, मतलब रिप्रेस करना शुरू कर देता है. जितना भी आपका अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है वो स्टोर हो जाता है आपकी डीप सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एंड कैन नॉट बी एक्सेस बाय योर कॉन्शियस माइंड. अब नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्प्लेसमेंट कहते हैं रीडायरेक्टिंग. इसमें आपके पास रीडायरेक्शन आ जाती है. रीडायरेक्टिंग द फीलिंग्स ऑफ द हॉस्टिलिटी एंड अवॉइडेंट फ्रॉम सेल्फ एंड अदर लाइज थ्रेटनिंग फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स. ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स से जब हम करते हैं. एग्जाम्पल, एन एन angered by the neighbor's hateful comments, a mother punish her child for accidentally spilling her drink. ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि आप चीज़ों को, मतलब गुस्सा किसी और चीज़ का होता है, ओरिजिनल सोर्स उसका और होता है, और आप उसको किसी और चीज़ से डिस्प्लेस कर रहे होते हो. रैशनलाइजेशन में ये होता है कि आप क्या करते हो, आप उसको रैशनलाइजेशन में आप चीज़ों को बताते हो कि मतलब यू हैव टू डू इन दिस वे. जैसे डिस्क्रिप्शन है, प्रोवाइडिंग अ रीजनेबल explanation to make a undesirable behavior. ठीक है, appear logical. जैसे a student who fails a test because she did not study hard enough blames her failure on the teacher for using tricky question. ठीक है, तो वो बेसिकली किसके लिए किसको ब्लेम कर रहा होता है, वो ट्रिकी क्वेश्चन के लिए. मतलब टीचर ने मुझे उस तरह के क्वेश्चन नहीं दिए जो मैं पढ़ के आया हूँ, अगर टीचर मुझे उस तरह के क्वेश्चन देती तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम ना होता. तो मतलब अगर स्टूडेंट्स ये रैशनलाइजेशन बना ले कि सारा कसूर टीचर का मेरा नहीं है, तो फिर जो है वो इस चीज़ के अंदर ये चीज़ आ जाती है.
नेक्स्ट आपके पास जो है वो आ जाता है डिनाइल की फेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन, रियलिटी इज डिस्टॉर्टेड टू मेक इट सूट टू द इंडिविजुअल्स विशेस। ठीक है, आप क्या करते हो कि अपनी उस रियलिटी को देखते हो जो कि डिस्टॉर्ट हुई होती है, ठीक है, जो अपनी एक इंडिविजुअल की विशेस होती है, इंडिविजुअल उसको फुलफिल करना चाह रहा होता है, वो रियलिटी उसकी डिस्टॉर्ट हो जाती है। जैसे एग्जांपल है, एन अल्कोहलिक फेल्स टू एक्नॉलेज दैट ही इज एडिक्टेड टू अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल से वो एडिक्ट होना चाह रहा है लेकिन नहीं हो पाता। ठीक है, आगे रिग्रेशन है, रिटर्निंग टू ए बिहेवियर पैटर्न करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, पैटर्न करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। आफ्टर Lucy's parents bitter advice, she refused to sleep alone in her room and crawling into bed with her mother। ठीक है, तो ये आपका रिग्रेशन में आ जाता है। रिएक्शन फॉर्मेशन की बात की जाए तो थिंकिंग और बिहेविंग इन अ वे दैट इज द एक्सट्रीम ऑपोजिट टू दोज दैट आर ऑफ रियल इंटेंशन। So a woman who loves an unobtainable man and behaves as though she hates him। ठीक है, तो एक वुमेन जो है जो कि बिहेव करती है लाइक इन दिस वे कि वो एक अनऑब्टेनेबल मैन के साथ जो है वो करना चाह रही है, लेकिन वो बिहेव करती है कि शी हेट्स हिम, वो उसको मतलब बेसिकली वो उससे नफरत कर रही है, उसकी रियल इंटेंशन नहीं है। एक मतलब एक्सट्रीम लेवल पे आपकी थिंकिंग या बिहेविंग जो होती है वो आपने उसके अंदर शो करनी होती है। डिस्क्रिप्शन प्रोजेक्शन अगर देखी जाए तो मतलब हम अक्स देख रहे होते हैं, बेसिकली वो चीज़ नहीं होती लेकिन हम उसका अक्स देख रहे होते हैं। जैसे द एट्रीब्यूशन ऑफ द वंस unacceptable urges or qualities to others। एग्जाम्पल है, a person in an extremely bad mood accuses family members of being hard to get along with। ठीक है, कोई भी पर्सन है वो एक्सट्रीमली बैड मूड के अंदर है और वो एक्सक्यूजेस कर रहा है अपनी फैमिली मेंबर्स को कि वो बीइंग हार्ड हो जाए। ठीक है, सो थेराप्यूटिक प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थेराप्यूटिक टेक्निक्स की अगर बात करें तो द 6 बेसिक टेक्निक्स ऑफ द साइको एनालिटिकल थ्योरी आर मेंटेनिंग द एनालिटिकल फ्रेमवर्क, फ्री एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन, ड्रीम एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस, एनालिसिस ऑफ ट्रांसफेरेंस, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। ओके क्लास, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी क्लास, आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को सबको मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है क्लास आप लोगों को मेरी? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, सबको आवाज आ रही है मेरी?
सबको आवाज आ रही है क्लास? हाँ जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? ओके ओके। अच्छा, क्या होती हैं टेक्निक्स के बारे में मैं बता रही थी आपको, थेराप्यूटिक टेक्निक्स। हाँ जी जेनिफर, तलहा, क्या होती हैं? आपको क्या समझ आया कि व्हाट आर द टेक्निक्स? क्या होती हैं टेक्निक्स? व्हाट आर द टेक्निक्स? जल्दी से बताएं, शाबाश। क्या होती हैं टेक्निक्स? क्या होती हैं? शाबाश, हरी आप मुझे बताइए। व्हाट? कर रहे हैं व्हाट आर द टेक्निक्स? अभी हम लोगों ने बात की है। टेक्निक्स क्या है क्लास में, आपसे पूछ रही हूँ। मुझे टेक्निक बताएं जल्दी से। हमने फ्रेमवर्क बनाना है, एनालिटिकल फ्रेमवर्क हम लोगों ने बनाना है। बताइए क्या होती हैं टेक्निक्स? टेक्निक्स क्या होती हैं क्लास, मैं आपसे पूछ रही हूँ। कोई भी नहीं मेरा ख्याल बताना चाह रहा है टेक्निक्स के बारे में, सारे सोए हुए हैं इस टाइम, है ना? वेयर आर द स्टूडेंट्स? वेयर आर यू स्टूडेंट्स? आवाज नहीं आ रही मेरी? क्लास आप लोगों को आवाज नहीं आ रही? अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे आपकी maintaining the analytical framework, so maintaining the therapist neutrality and objectivity, the regularity and consistency of meeting, starting and ending the session on time, clarity on the fees, explaining the basic boundary issues। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं आपके बेसिक बाउंड्री इश्यूज के बारे में बात करते हैं। ठीक है क्लास, आप लोग किधर हैं? वेयर आर द स्टूडेंट्स? वेयर आर द स्टूडेंट्स? सारा, समर, जॉन, रिदा, वेयर आर? इट इरेलीवेंटी की हम इसके अंदर बात करते हैं। मे सीम्स टू बी। आवाज नहीं आ रही किसी को अभी? अपना माइंड को जो है वो उसका माइंड पेनफुल होता है। ठीक है, सिली और इरेलीवेंट। ठीक है, इट मे सीम्स, वो दिखाई देता है। सो क्लाइंट मस्ट ट्राई टू फ्लो एनी फीलिंग्स एंड थॉट फ्रीली। ठीक है, वो फ्रीली उसकी जो है वो थॉट उसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, दिस इज बेसिक टूल यूज टू ओपन द डोर टू अनकॉन्शियस विशेस।
अनकॉन्शियस विशेस को देखने के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिवेशंस को देखने के लिए, ठीक है, ये वो सारी की सारी चीजें होती हैं जिनको देखने के लिए ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं आपकी। अब आ रही है अरूज आपको आवाज? बेटा मुझे मतलब बताएं ना कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, फिर ही मैं कुछ आगे बोलूंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने बात करनी है कि अनकॉन्शियस मटेरियल विल एंटर द कॉन्शियस एंड द थेरापिस्ट विल इंटरप्रेट इट, ठीक है। अनकॉन्शियस जितना भी मटेरियल होता है वो आपके कॉन्शियस में आता है। जितने भी आपके ये आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो वो हिप्नोटाइजेशन करता है। तो उस हिप्नोटाइजेशन का मतलब यही होता है कि वो आपकी अनकॉन्शियस में से जितनी भी पेनफुल सॉरोफुल चीजें हैं वो उसको निकालता है उसमें से और आपको रेमेडी देने की कोशिश करता है। तो फॉर द रेमेडियल पर्पस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर बात करें हम आगे इंटरप्रिटेशन की, तो एनालिस्ट विल इसमें वो कहता है कि एनालिस्ट विल एक्सप्लेन द मीटिंग ऑफ बिहेवियर्स इन ड्रीम्स, फ्री एसोसिएशन एंड मटेरियल, वो उन मटेरियल्स की बात करता है। टू हेल्प क्लाइंट मेक सेंस ऑफ देयर लाइव्स एंड टू एक्सपेंड दी अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस चीजों को देखने के लिए वो इसके अंदर मतलब कि बहुत ज्यादा वरिड होता है। So the next is analyst must pay attention not only to the content but also the process of conveying it to the patients, patients को आगे move करने के लिए। हाँ जी, next आ जाता है the patient's readiness to accept the material is an important consideration, मतलब पेशेंट का उसमें रेडीनेस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ द इंटरप्रिटेशंस आर टू डीप द पेशेंट माइट नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट, मतलब अगर तो उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा डीप है तो पेशेंट ही इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर आपकी इंटरप्रिटेशन डीप है, क्योंकि आपको बड़े तरीके के साथ चीजों को जो है वो निकलवाना पड़ता है एंड ब्रिंग इट इनटू द कॉन्शियस पार्ट, कॉन्शियस माइंड में आपको लेके आना पड़ता है, ठीक है। सो देयरफॉर बिफोर टेलिंग द इंटरप्रिटेशन टू द पेशेंट द एनालिस्ट क्या करता है, एवेल्युएट द अनकॉन्शियस मटेरियल, वो अनकॉन्शियस मटेरियल को पहले एवेल्युएट करता है कि उसके अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। सो द क्लोजर द मटेरियल टू द प्री कॉन्शियस द मोर लाइकली द पेशेंट विल एक्सेप्ट इट। सबको स्लाइड चेंज नजर आ रहा है मेरा? स्लाइड चेंज सबको मेंशन हो रहा है? स्लाइड चेंज बेटा सबको मेंशन हो रहा है, मुझे ये बताएं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस में अगर हम बात करें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके दैट्स फाइन, थैंक यू बेटा। ड्रीम एनालिसिस में सबको हो रहा है ना शो? ओके ठीक है। ड्रीम एनालिसिस में वो कहता है द एवेन्यू टू स्टडी द अनकॉन्शियस मटेरियल एंड गिविंग द क्लाइंट इनसाइट इनटू द सम एरियाज ऑफ द अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम, मतलब हम उसकी अनकॉन्शियस मटेरियल को एज अ साइकेट्रिस्ट, एज ए साइकोलॉजिस्ट इसलिए स्टडी कर रहे होते हैं कि हम उसको अंदर की, उसका अपना अंदर दिखाएं कि व्हाट आर गोइंग ऑन इन योर इनसाइड, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है बेसिकली। सम मेमोरीज आर अनएक्सेप्टेबल बाय द ईगो, कुछ मेमोरीज जो होती हैं वो अनएक्सेप्टेबल होती हैं, that they are acceptable, that they are expressed in symbolic form, dream form के अंदर। dream have two level of content which is latent content, hidden out but true meaning, and manifest content, obvious, मतलब एक hidden होती हैं, छुपी होती हैं, और एक वो होती हैं जो कि obvious होती हैं, manifest होती हैं। so analyst studies content of dream, एनालिस्ट जो स्टडी करता है वो कंटेंट ऑफ ड्रीम को स्टडी करता है। अब रेजिस्टेंस कहाँ पे आती है, हमने इसको डिस्कस करना है। प्रोग्रेस ऑफ द थेरेपी इज स्लो, ऐसी थेरेपी है जो कि स्लो बेस्ड है, मेडिसिन तो नहीं है ना कि जो माइंड में डाल दी तो वो मतलब के आगे होना शुरू हो जाएगी। बेसिकली प्रोग्रेस थेरेपी स्लो होती है। नॉट पेइंग फीस, बीइंग लेट, ब्लॉकिंग थॉट ड्यूरिंग फ्री एसोसिएशन, रिफ्यूजिंग टू रिकॉल पास्ट memories, paying attention to the resistance are important. The decision of when to interpret the resistance and tell the client depends on the situation. अब ये सारा का सारा क्लाइंट की सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि कैसे आपने मूव करना है। थेरेपिस्ट जो होता है वो क्या करता है,
मस्ट अवॉइड बीइंग जजमेंटल, जजमेंटल नहीं होना चाहिए। जाते सार अगर किसी बंदे को आपने किसी पर्टिकुलर साइकेट्रिक डिसऑर्डर के साथ देखना है तो आपने जजमेंटल हो जाना है, नहीं इसको नार्सिसिस्टिक है, इसको कुछ और है, इसको कुछ और है, इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव है, नहीं। जब तक आप उसका ड्रीम डीप एनालिसिस नहीं कर जाते, आप उसका अनकॉन्शियस की इनसाइट नहीं आपको हासिल हो जाती, तब तक आपने जजमेंटल नहीं हो जाना 2 मिनट के अंदर अंदर के नहीं इसको फलानी बीमारी है। नेवर एवर, यू डोंट हैव टू बी जजमेंटल, यू हैव टू बी, क्या होना चाहिए आपको, यू शुड बी क्यूरेटिव, यू शुड बी, आप कह लें कि आपको क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए। थेरापिस्ट मस्ट अवॉइड बीइंग जजमेंटल, इंस्टेड अलाउ हिम टू एड्रेस व्हाट मेक्स हिम एंग्शियस, कि कौन सी ऐसी चीज है यार जो उसको बेचैनी पैदा कर रही है उसके अंदर। थेरापिस्ट मस्ट मेक क्लाइंट अंडरस्टैंड ऑफ देयर ओन थॉट फीलिंग एंड एक्शन, यार उसको बोलने दो, उसको अपनी इनसाइट, जब तक आप उसके साथ रेपो बिल्ड करके उसकी इनसाइट बाहर निकलवाने की कोशिश नहीं ना करोगे कि उसके अंदर क्या रॉन्ग चल रहा है, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग इन हिज और हर सेल्फ, यू कैन नेवर कंक्लूड एट एनी रेट, ठीक है। सो एनालिसिस ऑफ ट्रांसफेरेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफेरेंस यानी जो तब्दीली आई है आपने उसका एनालिसिस करना है, जो एक फेज से निकल के वो दूसरी फेज के अंदर आया है आपने उसका एनालिसिस करना है। सो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट रिएक्ट टू थेरापिस्ट एज दो दे वर ए सिग्निफिकेंट अदर, ठीक है। काउंसलर इंटरप्रेट्स दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स ऑफ द क्लाइंट, अब जो काउंसलर जो कि काउंसलिंग कर रहा है वो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। रिलीज ऑफ फीलिंग इज एन इमोशनल कैथारसिस, ठीक है। अब फीलिंग्स का मतलब इमोशनल, उसका कैथारसिस जो है वो यही है कि आप क्या करो, उसकी नेगेटिव चीजों को देखो कि क्या है उसकी नेगेटिव चीजें। सो क्लाइंट बिकम अवेयर ऑफ द इमोशंस, able to move one to another development stage. So transference between client and therapist occur on unconscious level. जो उसकी ट्रांसफेरेंस आती है वो अनकॉन्शियस लेवल पे आती है, क्योंकि वो उसका अनकॉन्शियस पार्ट जो होता है वो उसको बेसिकली स्टडी कर रहा होता है। थेराप्यूटिक गोल्स क्या है, हेल्प द क्लाइंट बिकम मोर अवेयर ऑफ द अनकॉन्शियस मटेरियल, enriching the variety of डिफेंस मैकेनिज्म सो दैट दे आर मोर इफेक्टिव एंड अडेप्टेबल, ठीक है। मतलब थेराप्यूटिक गोल्स यही है कि आप जो उसके अंदर चेंज आया ना, आप उस चेंज को उसके अंदर मेंटेन करो और उस मेंटेनेंस को आगे थ्रू आउट लेके चलो। टू बी एबल टू कोप विद डिफिकल्टीज एंड डिमांड्स, और आप क्या करते हो, आप कोप करते हो डिफिकल्टीज और डिमांड्स के साथ। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ईगो, और अपनी ईगो को, आप पेशेंट की ईगो को स्ट्रेंथन करवाते हो। थेरापिस्ट फंक्शन एंड रोल क्या हो सकता है, एनालिस्ट थेरापिस्ट विल यूज ब्लॉक स्क्रीन अप्रोचेस वेयर ही शी विल हैज अ लिटिल एक्सपोजर एंड मेंटेन सेंस ऑफ न्यूट्रलिटी, ठीक है, जहां पे आप सेंस ऑफ न्यूट्रलिटी बिल्डअप कर लेते हो। दिस इज टू प्रमोट ट्रांसफेरेंस रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, और यहाँ ये वो फेज है जहां पे आप क्लाइंट के अंदर ट्रांसफेरेंस रिलेशनशिप लेके आते हो। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ट्रांसफेरेंस रिलेशनशिप की डेफिनेशन, प्रोसेस ट्रांसफेरिंग फीलिंग एक्सपीरियंस इन अर्ली रिलेशनशिप टू समवन इंपॉर्टेंट इंटरप्रेस्ट इन्वायरमेंट। जैसे फंक्शन क्या है, हेल्प क्लाइंट डेवलप द फ्रीडम टू लव वर्क एंड प्ले, मतलब क्लाइंट को आपने मोटिवेट करना है कि वो क्या करे, वो मतलब सेल्फ अवेयरनेस उसके अंदर पैदा करे। बिल्ड वर्किंग रिलेशनशिप विद क्लाइंट, गिव एक्स्ट्रा अटेंशन टू द क्लाइंट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आ जाता है while the client in are engaging in free association, the analyst will interpret the hidden meaning behind their words, ठीक है। The function of the interpretation is to speed up the process of uncovering unconscious material. Later the analyst will teach their client their meaning of the process of interpretation so that the client will gaining insight of their problem, इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द वेज टू चेंज, गेन कंट्रोल ओवर देयर लाइफ। मतलब वो उसके अंदर उन चीजों को लेके सामने, सबसे पहले वो उसकी जो जितनी भी वीकनेस पॉइंट है, जितने भी वीक पॉइंट है, पहले उसकी उसकी वो उन इनसाइट को वो स्टडी करेगा। उसके बाद उस इनसाइट को स्टडी करने के बाद वो किसी नतीजे में पहुंचेगा कि यार आइदर मुझे इसके साथ आगे मूव करना चाहिए, ये नहीं मूव करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है क्लाइंट एक्सपीरियंस इन थेरेपी, टाइप्स ऑफ थेरेपी, साइको एनालिसिस है, साइको डायनामिक है, साइको एनालिटिक है, ठीक है। एक साइको एनालिसिस है आपका, ठीक है, दूसरा साइको डायनामिक है और तीसरा साइको एनालिटिक है। ये तीनों में आपके कह लेंगे डिफरेंस है। साइको एनालिसिस की बात करें, क्लाइंट मस्ट बी ए वॉलंटरी क्लाइंट नॉट ए इनवॉलंटरी। पहली बात तो ये कि उसको फ्री विल दें। दिस इज बिकॉज द क्लाइंट विल हैव टू गिव कमिटमेंट इन द प्रोसेस, उसकी कमिटमेंट शो होगी, वॉलंटरीली आ रहा है ना, साइको एनालिसिस हो रहा है। After a few face-to-face sessions, therapist will move on the next stage where the client are needed to lie on a couch and engage in a free association. It is an intensive process where the client will meet up 4 to 5 session per week. और इसमें वो 4 to 5 session per week उसके उसने करवाने होते हैं। If this stage, client will say whatever that comes into their mind and the therapist will remain non-judgmental.
और आपका थेरापिस्ट जो होता है वो नॉन जजमेंटल रहता है on its content throughout the whole process. Psychoanalysis attempts to help client develop insight into deep rooted, वो उसको deep rooted उसकी insight लेके जाता है. Problems that are often thought to stem from childhood. Success of psychoanalysis often depends on both analyst and client and how they work together. This is very important. Psychoanalytic therapy, this therapy engage in more supportive intervention. ठीक है, इसमें इंटरवेंशन ज्यादा आती है. साइको एनालिटिक थेरेपी इज बेस्ड अपॉन साइको एनालिसिस बट इज लेस इंटेंसिव. उसमें भी सेशन होते हैं, वॉलंटरी क्लाइंट इन्वॉल्व होता है, 1 to 3 सेशन होते हैं पर वीक, लेकिन ज्यादा इसमें इंटरवेंशन भी आती है. वो इंटरवेंशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है. इट इज फॉर इंडिविजुअल हु वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट देमसेल्फ एंड दोज हु हैव डिफिकल्टीज दैट अफेक्टेड देम. जो facial radical changes नहीं लेके आनी होती in their lifestyle as it therapy also use other techniques. बेसिकली आपने एनालाइज करना होता है रूट प्रॉब्लम को, आपने क्या length of the process and focus on more immediate problem. जैसे फोबिया है, एंजाइटी प्रॉब्लम है. इन साइकोडायनामिक थेरेपी द थेरेपिस्ट विल पे मोर अटेंशन टू द ट्रांसफेरेंस. ठीक है, ट्रांसफेरेंस की तरफ वो ज्यादा जाता है, यानी मैनिफेस्टेशन व्हेन पेशेंट्स ट्रांसफर फीलिंग फॉर अदर्स ऑन टू द थेरेपिस्ट. मतलब जब आपका पेशेंट जो है वो सामने वाले थेरेपिस्ट के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग रखना शुरू कर देता है. द मीनिंग ऑफ द क्लाइंट ड्रीम. ट्रांसफेरेंस आर इनकरेज इन साइकोडायनामिक. This therapy include using the technique from other sources such as Carl Judge, Otto Rank. ठीक है, ये कुछ साइको एनालिसिस थे, एनालिस्ट थे जिन्होंने ये दी थी. To increase a client's awareness and understanding of how the past has influenced present thoughts and behavior by exploring their unconscious pattern. So seeks to provide a quicker solution. It can be used in individual physiotherapy, sorry psychotherapy. अब उसकी psychotherapy में use होता है. Family therapy, institutional and organizational contexts. इसकी अगर एडवांटेजेस की बात करें तो क्लाइंट गेन इनसाइट, अपने बारे में जानना शुरू कर देता है. लर्न फ्रॉम पर्सनल पास्ट स्ट्रेसेस ऑन डेवलपमेंटल ग्रोथ स्टेजेस. जिन ग्रोथ स्टेजेस के ऊपर उसकी फिक्सेशन हुई होती है उससे वो आगे निकलता है. कैन बी यूज फॉर ए वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर, जैसे हिस्टेरिया है, फोबियाज हैं, एंजाइटी एंड सेक्सुअल डिफिकल्टीज है. डिसएडवांटेजेस क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड एक्सपेंसिव. लॉन्ग टर्म है, अपनी एनर्जी यूज करनी पड़ती है. Used mostly in psychiatry, not useful for older clients, not designed to help people with urge मतलब अर्जेंट कंसर्न के लिए खानसा, जॉन समर, राबिया अमारा, तलहा. इन लोगों को लगाऊंगी अटेंडेंस. ठीक है, इसके अलावा मैं किसी की नहीं लगाऊंगी क्योंकि नो वन आर प्रेजेंट. सो कोई मुझे ये ना कहे. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर योर अटेंडेंस. ठीक है, मारिया अब्दुल्ला है. ठीक है, प्लीज मेक श्योर योर अटेंडेंस.
अटेंडेंस मार्क करवाएं स्टूडेंट्स अपनी। इसमें किसी किसी की कोई कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।